नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो पिछली वीडियोस में भी हमने समझा कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, उस पर कुछ आज और बातें डिस्कस करते हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आप उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आगे एचसीएफ और एलसीएम में किस तरह के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिनों का लैस है और मैस है, यानी कि अगर हमें बिनों का लैस है यानी कि एलसीएम और मैस है यानी कि एचसीएफ, अगर हमें बिनों का लैस है और एचसीएफ पूछ ले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। भिन्न भिन्न आप सबको पता है, फ्रैक्शन कौन सी होती है। जैसे आप देखो कि हमारे पास संख्या है 5/7, फिर दूसरी भिन्न आ जाती है 24/42, फिर तीसरी भिन्न आ जाती है 54/66। अब ये ऐसे तीन भिन्न है। अब इन भिन्नों का हमें पूछ ले कि इनका आप लैसे बताओ, या भिन्नों का इनका एलसीएम बताओ, या हमें पूछ ले एचसीएफ बताओ, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका आपको ये नियम याद रखना है कि भिन्नों का अगर हमें पूछ ले लैसे, जब भी हमें लैसे पूछे तो उसमें हमें क्या करना है, जितने भी भिन्न है उनके जो अंश है, अंशों का तो हमें निकाल देना है लैसे। यानी कि ये तीन भिन्न है तो इसमें अंश कौन से हैं, ये ऊपर वाले अंश है, तो इनका तो सबका निकाल देना है क्या, लैसे। और जो बचे नीचे हर बचे हैं उनका क्या करना है, हरों का निकाल देना है हमें मैसे। तो जब हम इस तरह से भिन्नों का अंश का लैसे निकालेंगे, हरों का मैसे निकालेंगे, तो उस भिन्न का क्या निकल के आएगा हमारे पास, उस भिन्न का निकल के आएगा लैसे एलसीएम। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले अंकों का हमें एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का एचसीएफ। ऐसे ही दूसरा, अगर हमें पूछ ले एचसीएफ, मान लो यही तीन भिन्न है हमारे पास और पूछ ले एचसीएफ निकालो, मैसे निकालो, तो उसमें भी सिंपल है कि ऊपर वाले अंकों का तो हमें निकाल देना है मैसे, और जो नीचे वाले अंक है उनका निकाल देना है लैसे। यानी कि जिस भी भिन्न का हमें पूछ ले एचसीएफ तो ऊपर वाले अंश है उनका एचसीएफ निकलेगा, अगर हमें पूछ ले एलसीएम तो ऊपर वाले अंकों का निकलेगा एलसीएम, और जो नीचे वाले अंक है जो हर हैं उनका हमेशा उल्टा यानी कि दूसरा निकलेगा। इसका एलसीएम निकाला है तो इसका एचसीएफ, और इसका एचसीएफ निकाला है तो इसका एलसीएम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस पे हम एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास तीन भिन्न है, 5/7, 25/42 और 45/56। अब इन तीनों भिन्न का हमें पूछ ले कि आप इनका एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे कि जो ऊपर वाले अंक हैं कौन कौन से, 5, दूसरा 25, तीसरा 45, इनका तो जो ऊपर वाले जो अंश है इनका तो निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आप देखो कि अभी ये कितने पे जाएगा, 1, 2 पे तो नहीं जा रहे हैं, क्या 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो ये 5 तो 3 पर नहीं जाएगा, तो इसको 5 का 5 ही लिख लिया, 25 का 25 लिख लिया, 15 में 45 है, ये जा रहा है 3 पे, कितने पे जाएगा, 45 को 3 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। अब फिर देखो कि क्या ये 2 पे या 3 जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 पे ये 15 चला जाएगा, तो फिर 5 नहीं जाएगा तो 5 का 5, 25 भी नहीं जाएगा तो 25 का 25, 15 जाएगा कितने पे, 15 को भाग देंगे 3 से तो आ जाएगा 5। अब देखो आगे 3 पे जा रहा है, आगे 3 पे नहीं जाएगा, तो हम आगे क्या करेंगे, जब 2 और 3 पे नहीं जा रहा है तो हम आगे क्या करेंगे, इसको देखेंगे 5 पे, तो 5 पे जाएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब फिर हमारे पास 5 बचा हुआ है तो ये भी 5 पे ही जाएगा, तो इसका 1, इसका भी 1 और इसका 1, यानी कि नीचे तीनों का 1-1 आ गया, और ये हमारे पास आ गए गुणनखंड। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सभी गुणनखंड को गुणा करते हैं, तो 3 × 3 × 5 और गुणा 5, तो 3 × 9। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 3 × 9, 9 × 5 45 और 45 × 5 कितना होगा, 45 × 5 गुणा करके देखो
45 पाँजा हो जाएगा 225। ठीक है, यानी कि ये जो भिन्न है इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाला तो आएगा, ऊपर वाली संख्या आएगी 225 और इसका जो नीचे हर है वो क्या आएगा। हर हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ तक समझ में आ गया कि जो भी भिन्न है अगर हमें एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले अंकों का एलसीएम और नीचे वाले अंकों का एचसीएफ। अब ऊपर वाले जो अंक है 5, 25, 45 इनका हमने एलसीएम जब निकाला तो एलसीएम आ रहा है 225। ये 225 को हमने लिख लिया अंश। ठीक है, अब हमें निकालना है हर, तो हर हम कैसे निकालेंगे, अब हमें हरों का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं, आपको समझ में आया होगा। तो अभी जैसे 7 है, 7 का अगर हम ऐसे निकालते हैं तो हमें पता है कि ये 7 से ही भाग जाएगा। फिर 42 का निकालो, 42 का निकालते हैं तो 21 दूना 42, फिर 7 तिया 21, फिर 7 पे, तो ये गुणनखंड आ गई। फिर निकालो 56 का, तो कितने पे जाएगा ये, 28 दूना 56, 28 को 2 से भाग देंगे 14, 14 को 2 से भाग देंगे 7, और 7 को 7 पे ही जाएगा तो 1। अभी ये गुणनखंड आ गए। अभी हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि इनके गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं एक साथ में। जैसे पहला क्या है 7, दूसरे में क्या है 2 गुणा 3 गुणा 7, तीसरे में क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इनके कॉमन हमें चाहिए, तो इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो एक तो हम ले लेंगे 7। अब बाकी ऊपर वाले में तो कोई गुणनखंड है नहीं और नीचे वालों में है, तो मतलब कॉमन, तीनों में कॉमन कौन सा है, एक ही है, क्या है 7। तो हम कहेंगे कि 225/7। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ये इन तीन भिन्नों का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 225/7 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अभी एक बार इसको मैं क्लीन कर रहा हूं और अभी आप दोबारा देखो कि अगर यही भिन्नें हमें दी हुई आ जाए। अभी हमने एलसीएम निकाला और अगर मान लो हमें एलसीएम नहीं है, यहाँ पे पूछ ले कि आप एचसीएफ बताओ कि इन तीन भिन्नों का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाले अंक हैं, अंश है, उनका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालो, 5 का निकालो, 25 का निकालो और 45। अब ये तो जाएगा 5 पे, ये भी 5 पे जाएगा। ये 15 तिया 45, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और हमें एक कॉमन चाहिए। तो ऊपर जो अंश है वो अंश कितना आ जाएगा, अंश तो आ जाएगा 5। बिल्कुल आसान है, आप इनको अलग अलग लिख के भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमें एचसीएफ का पूछे तो ऊपर वाले अंकों का एचसीएफ, जब हमने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ हमारे पास निकल के आ गया 5। अब हम इसमें निकाल देते हैं नीचे वाले अंकों का क्या आएगा। अभी नीचे वाले अंकों का क्या निकालना है, नीचे वाले जो हर है, हरों का हमें निकालना है एलसीएम। जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले अंक एचसीएफ और नीचे वाले एलसीएम। हमें यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो अभी जो हर है इनका निकलेगा एलसीएम। तो 7, 42 और 56 का एलसीएम निकालो। सॉरी, एलसीएम आप इनका एक साथ ही निकाल सकते हैं, 7, 42 और 56। तो अब कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 7 तो नहीं जाएगा, 42 जाएगा, तो 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21, 56 को 2 से भाग करेंगे 28, फिर 2 पे भाग हो जाएगा। 7 तो भाग नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 28 हो जाएगा। तो कितने, 28 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 14, फिर 2 पे भाग हो जाएगा 7,
21, 14 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7। अब देखो कि 2 पे तो नहीं जा रहा है, क्या अब 3 से भाग जा सकता है, तो 3 से जा सकता है, ये 21 जा सकता है 3 से भाग, तो 3 पे करेंगे तो 7 का 7 ही, और 21 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 का 7। अब ये तीनों साथ साथ है तो कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, तो 1 1 1 1 आ जाएगा। अभी ये गुणनखंड आ गए, जब एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, गुणनखंडों को सभी को गुणा कर देना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, ये गुणनखंड हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 साता कितना होगा, 24 साता हो जाएगा 168। तो इसका हर कितना आ जाएगा 168। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इन 3 भिन्नों का HCF कितना है 5/168। तो इस तरीके से आप LCM और HCF भिन्नों का निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बस आपको याद रखना है कि जब हमें LCM पूछे तो क्या करना है और जब हमें HCF पूछे तो क्या करना है। अब इस पे नेक्स्ट और किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न, यानी कि एग्ज़ाम में हमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो घंटी पे आ सकते हैं या कोई बत्ती पे बात हो रही हो आ सकते हैं। जब प्रश्न में घंटियों के बजने का अंतराल सेकंडों या मिनटों या घंटों में दिया हो तथा उनके पुनः एक साथ बजने का समय ज्ञात करना हो, तो वहाँ हम दिए गए समय अंतरालों का लय से ज्ञात करते हैं। लय से को बजने वाले समय में जोड़ते हैं, ध्यान रहे लय से को पहले घंटों में बदलते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि घंटी और बत्ती पे हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस पे हमें इस तरह के सवाल आएंगे कि एक घंटी है, एक बत्ती है जो सुबह 10 बजे बजी थी, उसके बाद में 12, 15 और 10 सेकंड के अंतराल में वो जलती है, फिर वो दोबारा एक साथ कब जलेगी, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। या कोई घंटा है वो सुबह 10 बजे एक साथ बजा था, फिर वो घंटा 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट इस तरह के अंतराल से बज रहा है, अब वो दोबारा कब एक साथ बजेगा। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें समय दिया हो, चाहे वो समय सेकंडों में हो या मिनटों में हो या फिर घंटों में भी हो सकता है, तो जो समय हमें दिया है उस समय का हमें क्या निकालना है, उन समयों का हमें निकाल देना है लय से। ठीक है, तो और जो लय से हमारा निकल के आएगा उसको जो समय होगा, जो सुबह जब एक साथ बजी थी, दोपहर को जब भी एक साथ बजी थी, जो उसमें उस लय से को हमें जोड़ देना है। ठीक है, लय से को बजने वाले समय में क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे देखो कि लय से को बजने वाले समय में जोड़ देना है। अब जोड़ते वक्त हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो लय से निकल के आएगा वो लय से क्या होगा, अगर समय दिया होगा सेकंडों में तो वो लय से भी निकल के आएगा सेकंड में, और अगर समय दिया होगा मिनटों में तो लय से होगा हमारा मिनटों में। ठीक है, तो जब भी हम समय जोड़ेंगे तो अगर सेकंडों में आ रहा है तो उसको हम मिनट बना के जोड़ सकते हैं, मिनटों में आ रहा है तो उसको हम घंटे बना के उसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ध्यान रहे लय से को पहले घंटों में बदलते हैं, यानी कि जो समय दिया है उसमें हमें बदलना पड़ेगा। अगर मिनटों में आ रहा है तो उसको हमें घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें जोड़ के उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, हमेशा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से समझे। तो इस पर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखो कि 3 घंटियाँ हैं, 3 घंटियाँ हैं, क्वेश्चन है कि 3 घंटियाँ हैं जो क्रमश जो लगातार क्या है 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यानी जब एक घंटी बजेगी उसके 12 मिनट बाद दूसरी घंटी बजेगी, उसके 15 मिनट बाद तीसरी बजेगी, फिर 18 मिनट बाद पहली बजेगी, यानी कि इतने इतने मिनटों के अंतराल के बाद घंटियां बज रही है। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन बताया हुआ है इसने। फिर पूछा है कि यदि वह प्रांत 9 बजे एक साथ बजी, वो बोल रहे हैं कि 9 बजे वो अगर एक साथ बजी ये तीनों घंटियां, तो वो फिर कब फिर एक साथ बजेगी, दोबारा वो एक साथ कब बजेगी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे।
तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो समय दिया है हमें 12, 15 और 18 मिनट का जो अंतराल का समय है, उसमें हमें क्या करना है कि इन समयों का हमें निकाल देना है एलसीएम। ठीक है, यानी कि 12, 15 और 18 इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। अब 2 पे देखो, 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 15 2 पे भाग नहीं जाएगा, 18 चला जाएगा, तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 15 2 से भाग नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, तो 9 का 9। अब कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी, तो अब ये भाग जाएगी 3 पे, तो 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 15 को 3 से भाग करेंगे 5 और 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3। अब फिर 3 पे जाएगा, 1 का तो 1 आ जाएगा, 5 नहीं जाएगा 3 पे। अब 3 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। अब 1 और 5 बचा है, तो अब ये कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, तो 1 1 और 1, यानी कि तीनों का नीचे 1 1 आ गया और ये गुणनखंड आ गए। अब इनको क्या करना है गुणा करना है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 180। यानी कि हमारे पास गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारे पास निकल के आएगा 180। ये क्या है, जो समय का अंतराल था उनका हमारे पास निकल के आया है एलसीएम। जो एलसीएम निकल के आया है वो क्या है, वो यहाँ पे बात हो रही है मिनट में, यहाँ पे मिनट में बात हो रही है। तो ये जो एलसीएम निकल के आया है ये भी मिनट में है, मिनट में है, तो इसको हमें घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितने घंटे हैं। तो ये 180 मिनट है और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो हम 180 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना है 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे बाद एक साथ बजेगी। तो ये जो 3 घंटे समय निकल के आया है, इस समय को हमें क्या कर देना है, जो समय दिया है 9 बजे का उसमें हमें जोड़ देना है। तो 9 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितने बजेंगे 12 बजे, यानी कि ये जो घंटियां हैं वो दोबारा कितने बजे बजेगी 12 बजे बजेगी। ठीक है, ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ज़्यादा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे फटाफट इसके कर सकते हैं, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए एलसीएम और एचसीएफ की, और आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फटाफट आप इनके हल कर सकते हैं। तो 9 जब 9 समय था सुबह का उसमें 3 घंटे जोड़ दिए, तो अभी ये नेक्स्ट दोबारा एक साथ कब बजेगी 12 बजे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इन्हें स्मरण करें, अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर में जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है वो मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लय से अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। यानी कि यदि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ऐसी संख्याएं हो जो अभाज्य हो, आगे किसी संख्या से भाग नहीं जाती है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी अभाज्य संख्याएं। अभी यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो, यानी कि उनकी पावर लगी हो। जैसे यहाँ पे है कि 3 की पावर 8, 3 की पावर 7, 3 की पावर 6, और ये 3 3 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। जब अभाज्य संख्याएं हमारे पास हो और वो घातों के रूप में हो, यानी कि उनकी जब पावर लगी हो, तो लय से अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, अभी मान लो एग्जाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 3 की पावर 8, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 6, और इसका आप बताओ एलसीएम। तो इसका आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या आ जाए जिसके घात हो, घातों के रूप में हो, यानी कि उनके पावर लगी हो, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है जिस रकम की पावर सबसे ज़्यादा होगी वही उसका एलसीएम होगा। यानी इनमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 8 ही इसका एलसीएम होगा, 3 की पावर 8।
ठीक है। अगर मान लो ये 3 की पावर 8 हमारे ऑप्शन में उत्तर में नहीं है, तो हमें क्या करना है, 3 को गुणा करना है 8 बार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, यानी कि 3 को ऐसे 8 बार गुणा करेंगे। अब जब इनको आपस में गुणा करोगे तो एक गुणनफल निकल के आएगा, या तो वो आंसर होगा हमारा, और या फिर अगर घात में ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम जिसकी घात सबसे ज़्यादा है वो हमारा लैसे होगा। ठीक है, तो इसमें ये साफ साफ बताया हुआ है कि यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लैसे क्या होगा, अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड उसका लैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो कैसे हम बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो में से न्यूनतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मान लो कि यही है, जैसे हमने पिछला सवाल देखा वैसे ही है, उसमें हमें पूछा था एलसीएम, और अगर मान लो एलसीएम की जगह हमें पूछ ले में से यानी कि एचसीएफ पूछ ले, तो उसमें क्या करना है, एचसीएफ क्या होगा, जिसकी घात सबसे छोटी होगी। यानी इन तीनों में सबसे छोटी घात किसकी है, 3 की घात है 6, ये सबसे छोटी है, तो ये हमारा क्या होगा, में से, यानी कि 3 की घात 6 है एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, आगे समझते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आगे देखो कि दो सहभाज्य संख्याओं का लैसे उनका गुणनखंड होता है। दो असहभाज्य, अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि दो असहभाज्य संख्याओं का लैसे उनका गुणनखंड होता है, यानी कि दो संख्याएं ऐसी आ गई जो क्या है, असहभाज्य, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से भाज्य नहीं है। जैसे संख्या यहाँ पे आ गई, एक तो है 7 और एक है 6। अब इन दोनों संख्याओं का हमें पूछ ले लैसे। ठीक है, लैसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है, 7 छिका 42, इनका लैसे कितना आ जाएगा, 42। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 7 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है तो 2 पे जाएगा, 7 तो नहीं जाएगा, 6 जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा। तब ये 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 को 7 से करेंगे, 6 7 42, तो इसमें 42 आएगा। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर दो अभाज्य संख्याएं हों, असहभाज्य यानी कि भाज्य तो वो नहीं है, इनमें से कोई एक संख्या भाज्य नहीं है, लेकिन वो असहभाज्य भी नहीं है कि ये भी इतने पे जा रहा है इतने पे जा रहा है, यानी कि दोनों एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह की संख्या आए तो हमें क्या करना है, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा क्या होगा, लैस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो। दूसरा है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी का गुणनफल हो तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या समय लैसे होती है। एग्जाम्पल पे आप समझ लो कि एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 15। हमें पूछ ले कि इन दोनों संख्याओं का क्या बताओ, लैसे बताओ। लेकिन इसमें ध्यान, हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 5 है और 5 का गुणनफल ये 15 है, यानी कि 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 15 आ रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 के पहाड़े में 15 भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 15। तो ये 15 क्या है, 5 और 15 का एलसीएम कितना है, 15। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखनी है, तो आपको पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदाजे से भी निकाल सकते हैं कि इनका एलसीएम इतना है। ठीक है, तो इस तरह की अगर संख्याएं आए तो हमें बता देना है कि 5 और 15 का एलसीएम कितना है, 15। यानी कि अगर यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है, ये जो संख्या है ये इसका गुणनफल है, यानी कि 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 15 आ जाता है, तो 5 और 15 का इनका एलसीएम कितना होगा, 15। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है
एक सूत्र इसमें दिया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस पे आप समझो। ये एक सूत्र है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इस पे काफ़ी सारे सवाल आएंगे, इसके बिना आप सवाल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछ ले कि दो संख्याओं का गुणनफल तो है 20 और एक संख्या है 4, ठीक है, और उनका लैस है और मैस है भी आपको बता दे कि एक का लैस है इतना है और मैस है इतना है। तो अब हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के जब भी सवाल आए तो एक चीज़ है कि पहली संख्या, जैसे पहली संख्या है 5 गुणा दूसरी संख्या जैसे है 4 और बराबर लैस है जैसे है 20 और मैस है जैसे है 4। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है लैस है और गुणा मैस है के। ये हमेशा बराबर होती है जब चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं हमें पता करनी है। जैसे मान लो कि दो संख्याएं भी दी हुई है, पहली और दूसरी, और उनका मैसे भी दिया हुआ है और हमें पूछ ले लैसे बताओ, तो हम इस तरीके से सेट करके उनका लैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें डायरेक्ट उनका गुणनफल दिया हुआ है तो हम लैसे पूछे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, मैसे पूछे तो भी निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके है, लैसे गुणा मैसे के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं का मैसे, यानी कि ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, उनका मैसे क्या होता है, उनका मैसे हमेशा 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती है, जैसे 7 है, 7 और दूसरा है हमारे पास 11। अब दोनों क्या है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का हमें पूछ ले मैसे बताओ। अब 7 और 11 का मैसे कितना होगा, तो इनका निकालने की जरूरत नहीं है। जब हमें दिखे कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और उनका अगर हमें मैसे पूछा है तो उनका मैसे कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप इनके निकाल ही नहीं सकते, कोई समान एक जैसे गुणनखंड आएंगे नहीं, तो आप कैसे निकालोगे। तो उनका मैसे कितना होगा, 1 होता है। दूसरी बात यह है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैसे उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, जैसे 7 है 11 है, तो इन संख्याओं का जितना भी मैसे निकलेगा, मैसे यानी कि HCF जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, इन संख्याओं से हमेशा छोटा ही होगा, इन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी मैसे आएगा उन संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। तीसरी बात है कि दी गई संख्याओं में एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या समय ही मैसे होती है। जैसे हमने अभी पीछे समझा कि 2 संख्याएं हैं 5 और 15, यानी कि 2 संख्याएं ऐसी आ जाए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, जैसे 15 गुणनखंड है किसका, 5 का। तो जब इस तरह की संख्याएं आ जाए और हमें पूछ ले मैसे, तो उसमें क्या है, जो रकम छोटी रकम है वो उन दोनों का क्या है, मैसे है। मैसे यानी कि HCF है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया LCM और HCF को लेके। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन के साथ में, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।